अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। बच्चे, आज हम लोग फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और उसमें सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर है इस पूरी बुक का, हमारी फर्स्ट ईयर की जो बुक है थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। इसके ऊपर थोड़ा सा बहस करेंगे आज इंशाल्लाह। मुझे इसका थोड़ा सा ना बैकग्राउंड अगर हम लोग देखें, बैकग्राउंड थोड़ा सा इसका, तो हम लोग कहते हैं कि व्हाट इज बॉन्ड। पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है कि व्हाट इज बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है बॉन्ड। तो बॉन्ड के ऊपर जब हम लोग बहस करते हैं ना बॉन्ड, तो मुझे बॉन्ड हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कि बॉन्ड इज अट्रैक्टिव फोर्स। Bond is attractive force that hold atom together in a molecular compound. Attractive force that hold atoms together in a molecule or compound. Bond is attractive force that hold atoms together in a molecular compound. Bond क्या होता है bond? Bond is nothing. Bond is just attractive force that hold atom together in a molecular compound. अब शुरू में ना इनिशियली अगर हम लोग बात करें तो बॉन्ड समझा जाता था कि ये जस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में ही अट्रैक्शन होती है। The bond is attractive force between opposite charge ions. इनिशियल में ये समझा जाता था कि bond is attractive force between oppositely charged ions. Oppositely charged ions like Na और Cl, Na positive, Cl negative. शुरू में ये समझा जाता था कि बॉन्ड क्या है, बॉन्ड इज नथिंग, बॉन्ड इज जस्ट अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। लेकिन बाद में हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स आए, लाइक H2 की बात करें, Cl2 की, O2 की, N2 की, P4S8। अब इन मॉलिक्यूल्स ने हमें अच्छा खासा ट्रबल के अंदर डाल दिया। कैसे कि वहां पे तो होता है लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मेटल है, एक नॉन मेटल है। मेटल को हम डिफाइन करते हैं कि ऐसे एटम्स जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं दे आर कॉल्ड मेटल्स, ऐसे एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं दे आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगी ड्यू टू पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको बॉन्ड कहा जाता था। लेकिन जब यहां पे H2 मॉलिक्यूल आया तो अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, 2.1 2.1। अब अगर ये लॉस करेगा तो ये भी लॉस करने वाला होगा, अगर ये मेटल है तो ये भी मेटल है, ये नॉन मेटल है तो ये भी नॉन मेटल है। अब अगर ये लॉस करेगा तो ये भी लॉस, अगर ये गेन करेगा तो वो भी गेन। इसका मतलब दोनों एक जैसे हो गए। इसका मतलब ये है कि यहां पे चार्जेस वाला तो कॉन्सेप्ट नहीं है। तो फिर यहां पे एक नई थ्योरी आई, नया बॉन्ड आया, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे? हमने कहा कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने कोवेलेंट बॉन्ड को यहां से डिफाइन कर लिया, हमने इसको समझ लिया कि कोवेलेंट बॉन्ड इज द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू नॉन मेटल एटम्स। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू नॉन मेटल एटम्स। दोनों नॉन मेटल है, दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए, आपस में शेयर कर लेंगे, आपस में शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बना, दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि कोवेलेंट बॉन्ड है, बना भी कैसे, ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन सवाल यहां पे ये बनता है हमारे पास कि आया ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये कैसे बना होगा? क्या ये जो दो एटम्स आपस में मिल रही हैं, क्या ये जस्ट एक दूसरे के साथ हाथ मिला रही हैं? क्या ये एक दूसरे के साथ गले मिल रही हैं? क्या दूर से एक दूसरे को हाय हेलो करके जा रही हैं? क्या कर रहे हैं आखिर यहां पे? कैसे इनका आपस में बॉन्ड बना? हमें मैकेनिज्म के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कौन सी डायरेक्शन है, बिकॉज हम पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल, तो क्यों डायरेक्शनल है, कैसे बना, मैकेनिज्म क्या है, इनकी
शेप क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी, बिकॉज हमें पता है आयनिक कंपाउंड का तो लैटिस स्ट्रक्चर होता है, हमारे पास एक 3 डायमेंशनल लैटिस स्ट्रक्चर होता है, इनकी शेप या ज्योमेट्री क्या होगी, क्या वो होती है या नहीं होती है। तो उसके लिए फिर हम पढ़ते हैं वैसे थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे आई ये तो हमें पता चल गया कि ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू नॉन मेटल एटम्स बिकॉज दे बोथ नीडेड इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल, तो आपस में शेयर कर लेते हैं, इस वजह से बॉन्ड बना, दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। थ्योरीज क्या बताती हैं हमें, थ्योरीज हमें उस कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में मैकेनिज्म बताएंगी कि मैकेनिज्म क्या है, आखिर क्या हुआ इनके बीच में कि उन्होंने बॉन्ड बनाया, कैसे आपस में बॉन्ड बना। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहली जो थ्योरी है, अब मैकेनिज्म के बारे में बताने वाली जो थ्योरी है ना वो है वीबीटी, लेकिन हम लोग पहले शुरू कर लेते हैं हम लोग वेस्पर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी। वेस्पर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस वेस्पर वर्ड, वेस्पर क्या फुल फॉर्म होती है। वी स्टैंड फॉर बैलेंस, S stand for shell, E stand for electron, P stand for pair, and R stand for repulsion. Valence shell electron pair repulsion theory, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्पर थ्योरी। हम लोग कहते हैं इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमें 2-3 चीजें बताएगी। सबसे पहली हमें बताएगी ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, वो जो कोवेलेंट बॉन्ड बना मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्योमेट्री उनकी बताएगी। दूसरी चीज हमें बताएगी शेप, और तीसरी चीज हमें बताएगी उनके बीच में बॉन्ड एंगल। ये चीजें हमें बताएगी वेस्पर थ्योरी। क्या हिस्ट्री है इसके पीछे, कैसे हमारे पास ये थ्योरी आई है। तो अभी जो हम लोग बात करते हैं कि वेस्पर थ्योरी ये है वो है, हिस्ट्री क्या है इसके पीछे, कहां से इसकी बात स्टार्ट होती है। तो बच्चे 1939 के अंदर सुचीदा एक साइंटिस्ट है, उसने जस्ट एक प्रपोजल दिया, प्रपोज्ड अ स्टेटमेंट, उसने एक स्टेटमेंट दिया। क्या उसने बोला कि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो होती है ये कहीं ना कहीं रिलेटेड होती है टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ये कहीं ना कहीं रिलेटेड होती है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के साथ। अब बात तो हो गई कि देखिए मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री का इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के साथ अच्छा खासा रिलेशन होता है कि मॉलिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन है वो कैसे अरेंज होंगे, उसी हिसाब से मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री आएगी, और वो उनके बीच में रिपल्शन भी तो होती है हमारे पास। तो ये बात इसने जस्ट प्रपोजल दी है, लेकिन कुछ ही मतलब मंथ्स के बाद 1940 के अंदर हमारे पास 2 और साइंटिस्ट आते हैं, और एक है इनके अंदर सिजविक एंड सेकंड वन इज पॉवल। इन्होंने बात कर दी कि बिल्कुल वो जो बात है एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। क्या उन्होंने कहा कि ये जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होती है ना, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इज इंटरलिंक्ड with arrangement of electron pair around central atom। इन्होंने बोला कि बिल्कुल उसने जो बात की है वो बिल्कुल सही की है कि जो सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द, देखें अब सिंपल सी बात अगर हम लोग करें तो अगर एक सेंट्रल एटम है X, उसके 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं,
तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर कहां पे सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे? तो बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देखिए, मिसाल के तौर पे हम अपनी अगर मिसाल ले लें डेली लाइफ के अंदर, मुख्तलिफ किस्म के हमारे हादसात होते हैं, लाइक हमारे पीछे कुत्ता पड़ जाए। अब जाहिर सी बात है, अगर कुत्ता उस साइड पे है तो हम उसके 180 डिग्री पे होंगे, तब हम सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे, अदरवाइज उसने में कहा जाना है। सेम हम मुख्तलिफ किस्म की ऐसी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ये है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर सबसे ज्यादा स्टेबल तब होगा जब उसके बिल्कुल 180 डिग्री पे अपोजिट पड़ा होगा। इससे क्या होता है? इससे होता यह है कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर अपोजिट आ गए ना, तो इनका यहां वाला फासला और आपस में यहां वाला फासला बराबर हो गया। फ्रंट से और बैक से जितना भी इनका फासला बराबर हो गया, इसका मतलब यह कि हर तरफ से रिपल्जन बराबर हो गई है। ये बात उन्होंने बोल दी है कि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो होती है इंटरलिंक्ड होती है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम, कि सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन कहां का अरेंज होंगे, इसी साथ हमारी ज्योमेट्री रिलेटेड है मॉलिक्यूल की। उसके बाद हमारे पास रोनाल्ड, नाइलोम एंड रोनाल्ड गिलेस्पी, ये 2 साइंटिस्ट आए 1957 के अंदर, और इन्होंने जनरलाइज कर दिया। इन्होंने मुख्तलिफ किस्म की वेस्पर थ्योरी के बेसिस पे ना, वेस्पर थ्योरी के बेसिस पे मुख्तलिफ किस्म की ज्योमेट्रीज दे दी, मुख्तलिफ किस्म के बॉन्ड एंगल दे दिए, मुख्तलिफ किस्म की इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दी, जो कि बहुत ज्यादा वैलिड है विद फ्यू एक्सेप्शंस। जाहिर है हमारे पास एक्सेप्शंस तो डू एग्जिस्ट, केमिस्ट्री के अंदर तो एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा होती हैं। कुछ ट्रांजिशन मेटल्स हैं जो इस थ्योरी से जाहिर है अपोजिट जाते हैं, लेकिन जनरलाइज ये बहुत ज्यादा वैलिड है, ऑलमोस्ट 90% मॉलिक्यूल्स के लिए वैलिड है। अब इसमें जो मेन आज हमारा फोकस होगा वो हम सीखेंगे कि किसी मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना कैसे है। रिपल्जन बाद की बात है, पहले हमें यह सीखना है कि इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकालेंगे हम लोग। किसी भी एटम के किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकालने हैं हम इस चीज को पहले सीखेंगे। तो उसके लिए हमारे पास पीरियोडिक टेबल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए मैं आपके सामने लिख देता हूं, कुछ मेरे पास ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये मेरे पास ग्रुप्स हैं। मैं जस्ट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। डी ब्लॉक के साथ मेरा वास्ता नहीं है आज के लेक्चर के अंदर। मैं यहां पे एलिमेंट्स लिख देता हूं। एस ब्लॉक के अंदर पहले ग्रुप के अंदर मेरे पास आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। जाहिर है मेरे पास रेडियोएक्टिव मेटल है, बॉन्ड बनाएगा। दूसरे के अंदर मेरे पास आता है बेरिलियम, उसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम एंड रेडियम। तीसरे के अंदर मेरे पास आता है बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, कैलियम एंड नियोनियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम, लंबम, फ्लोरोवियम। ये मेरे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं ग्रुप के अंदर, ठीक है। ग्रुप नंबर 5 के अंदर मेरे पास आएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, स्टीबियम, बिस्मुथ, मॉस्कोवियम। छठे के अंदर ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलोरियम, पोलोनियम एंड लाइबरबोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन एंड टेनिसीन। 8 के अंदर मेरे पास हीलियम, नियान, आर्गान, क्रिप्टान, जीनान, रेडान एंड ऑग्निसान। ये मेरे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आ गए। ओके, अब यहां से मेरे पास मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हैं, मैं उनके इलेक्ट्रॉन पेयर निकालूंगा। वैसे इलेक्ट्रॉन पेयर 2 टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो 2 टाइप के होंगे। कुछ ऐसे हैं जो नॉन बॉन्डिंग है, दे आर कॉल्ड लोन पेयर, और कुछ हैं जो बॉन्डिंग है, दे आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर्स। लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, हमने इस चीज को सीखना है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कितने हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर। वैसे आप लोगों ने देखना है कि सेंट्रल एटम
कौन से ग्रुप में पड़ा हुआ, बस इतनी सी बात है, आपने देखना है कौन से ग्रुप में पड़ा हुआ। देखिए मिसाल के तौर पे कोई भी एलिमेंट है वो ग्रुप नंबर 1 में पड़ा हुआ, इसका मतलब ये है कि आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। अगर कोई एलिमेंट पहले ग्रुप में पड़ा हुआ है, इसका मतलब उन सब के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरे ग्रुप वालों के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब आखिरी शेल कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये मैटर नहीं करता। यहाँ पे आपने देखना है पहला है, आखिरी जो आखिरी शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, डिपेंड करता है ग्रुप नंबर। अब पहले वालों का 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वालों के 2, तीसरे वालों के 3, चौथे वालों के 4, पांचवें वालों के 5, छठे वालों के 6, सातवें वालों के 7 और 8वें वालों के 8 इलेक्ट्रॉन होंगे आखिरी शेल के अंदर। मिसाल में अगर लूं कि मेरे पास नाइट्रोजन एक एलिमेंट आ रहा है, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो नाइट्रोजन बिलोंग टू ग्रुप नंबर 5, इसका मतलब आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके। स्टीरियम की मैं बात करूं, बिलोंग टू ग्रुप नंबर 5, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके। स्ट्रॉन्टियम की बात करूं, ग्रुप इसका जो ग्रुप है इट बिलोंग्स टू ग्रुप 2, सो इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। जीनान की मैं बात करूं, इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 8, दैट्स व्हाई इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। अब कोई भी एलिमेंट जिस ग्रुप में पड़ा हुआ है, लेट्स से क्लोरीन है, क्लोरीन 7वें ग्रुप के अंदर पड़ा हुआ है, इसका मतलब आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। सिलीनियम की बात करूं, 6ठे ग्रुप के अंदर पड़ा हुआ है, इसका मतलब आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये तो सीख लिया हमने कि आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। अब हम लोग ये सीखेंगे कि उनसे इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे बनेंगे। मैं मिसाल लेता हूं, सबसे पहला बहुत इजी मिसाल, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH4। अब देखिए यहां पे पहली चीज हमने ये ढूंढनी है, क्योंकि मैंने कहा था ना कि सेंट्रल एटम को ढूंढना है, तो यहां पे सेंट्रल एटम हमारा काम है ढूंढना और उसको देखना है कि कौन से ग्रुप में पड़ा हुआ। अब सेंट्रल एटम जो एक होगा वही हमारा एक्चुअली सेंट्रल एटम, तो यहां पे कार्बन एक है अकेला, तो सेंट्रल एटम है। हम कहते हैं कार्बन है चौथे ग्रुप का एलिमेंट, कार्बन है चौथे ग्रुप का एलिमेंट, इसका मतलब उसके 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल के अंदर, 4। देखें 4 इलेक्ट्रॉन है। अब आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन इसने 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए। यहां पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, यहां पे हाइड्रोजन का, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, तो देखिए ये पेयर बन गया, बॉन्ड पेयर बन गए। इसका मतलब यहां पे 4 बॉन्ड पेयर बन गए, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा जो नॉन बॉन्डिंग हो, इसका मतलब 0 लोन पेयर। ये निकला है बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर हमारे पास, ठीक है। सेम मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, लाइक मेरे पास वाटर है, वाटर। अब वाटर में सेंट्रल एटम कौन सा, सबसे पहला काम आपका ढूंढना होगा कि सेंट्रल एटम कौन सा है। उसके बाद आप इसका देखेंगे कि ग्रुप नंबर कौन सा है, उसके बाद आप देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स उसके इर्द गिर्द कितने हैं, अराउंड इट, उसके इर्द गिर्द नंबर ऑफ एटम कितने हैं। आपको ये चीज अगर पता चल गई, बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए उसके लोन पेयर बॉन्ड पेयर निकालना। देखें ऑक्सीजन है 6 ग्रुप का एलिमेंट, ऑब्वियसली आपको ये पता होना चाहिए, आपके पास पीरियोडिक टेबल भी होगा। 6ठे ग्रुप का एलिमेंट जब है हमारे पास ऑक्सीजन, इसका मतलब आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके। 6 में से 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर किए, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, जाहिर है हर एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन जब शेयर किए, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 हाइड्रोजन के, तो 2 बॉन्ड पेयर बन गए। 6 में से 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 में से 2 शेयर कर लिए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, उनके पेयर बन जाएंगे 2, तो हम कहते हैं 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। ये निकल आया हमारे पास। सेम हम बात करते हैं अमोनिया की बात करते हैं। सेंट्रल एटम हमारा नाइट्रोजन आ गया, हमने निकालने हैं इसके, ये एमसीक्यू भी आ चुका है एमडी कैट का, और एमसीक्यू आता है कई बार कि फलां मॉलिक्यूल बताएं जिसमें 1 लोन पेयर हो, फलां बताएं जिसमें 2 लोन पेयर हो, और इनमें से कोई ऐसा बताएं जिसके पास लोन पेयर है, जिसके पास, और फिर बताएं कि अमोनिया में कितने लोन पेयर हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 है, 1 है, बिल्कुल है नहीं, निकालना है आपने। तो आप सबसे पहला काम आपका क्या है, सेंट्रल एटम ढूंढे। सेंट्रल एटम आपने ढूंढ लिया भाई, सेंट्रल एटम हमारा नाइट्रोजन है। दूसरी बात, कौन से ग्रुप में पड़ा हुआ, हमने कहा ग्रुप नंबर 5 में, इसका मतलब आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, बात हो गई।
कितने एटम इर्द गिर्द? 3। इसका मतलब है वही 3 बॉन्ड पेयर है इसके, क्योंकि 3 बॉन्ड बनाएगा। 5 में से 3 शेयर कर लिए, 2 बच गए, 2 के पेयर बनेंगे 1, इसका मतलब 1 लोन पेयर इसका बन गया। सेम हमारे पास मॉलिक्यूल्स आते हैं। मैं बात करता हूं SCl4, मेरे पास सेंट्रल एटम मेरे पास आ रहा है। SCl4 में सेंट्रल एटम ढूंढना है हम लोगों ने, तो वो मेरे पास आ रहा है सल्फर। कौन से ग्रुप का एलिमेंट है सल्फर? तो हम कहते हैं सल्फर बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 6। 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर, 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में। इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन में से 4 जब शेयर कर लिए, इसका मतलब 4 तो बॉन्ड पेयर बन गए, 2 बच गए कि नहीं? 2 का पेयर कितने बनेंगे? तो वो हमारा 1 लोन पेयर बन जाएगा। तो 1 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर निकल आए। मैं बात करता हूं ClF3, ClF3 की मैं बात करता हूं। इसमें देखना है सेंट्रल एटम कौन सा पड़ा हुआ, इसमें देखना है सेंट्रल एटम। जाहिर सी बात है, एक अकेला एटम वही हमारा सेंट्रल एटम होगा। तो देखिए जरा विषय, क्लोरीन 7वें ग्रुप का एलिमेंट है, आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने शेयर कर लिए? 3 क्लोरीन के साथ शेयर किए, मतलब एक एक शेयर इलेक्ट्रॉन। 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, इसका मतलब 3 बॉन्ड पेयर बन गए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं जिनके 2 लोन पेयर बन जाएंगे, 2 लोन पेयर बन जाएंगे। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं बहुत सारे। अब यहां पे एक और एग्जांपल, XeCl2, ज़ीनान डाइक्लोराइड, सेंट्रल एटम ज़ीनान आ गया। हमें पता है ज़ीनान बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 8, 8वें ग्रुप का एलिमेंट है ज़ीनान। इसका मतलब आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 में से 2 शेयर कर लिए इसने, 8 में से इसने 2 शेयर कर लिए, इसका मतलब इसके 2 बॉन्ड पेयर, पीछे 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, 6 के पेयर बनेंगे 3, हम कहते हैं 3 लोन पेयर आ गए इसके। बच्चे यहां पे ना 7 वाले एटम जब भी आ जाएंगे वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, लेकिन आप लोगों ने एक्सेप्शन के अंदर याद रखना है ऑक्सीजन एंड सल्फर। आपने इनको याद रखना है ऑक्सीजन एंड सल्फर। मैं यहीं पे एक आप लोगों को मिसाल दे देता हूं, यहीं पे आप लोगों के लिए मैं एक मिसाल ले लेता हूं। आपने इसको एक्सेप्शन में याद रखना है। कैसे एक्सेप्शन में याद रखना है आप लोगों ने? यहीं पे मैं आप लोगों के लिए 2 एग्जांपल लिख देता हूं, उन्हीं से आप लोगों को समझा देता हूं कि ये एक्सेप्शन में क्यों आ रहे हैं। याद रखें बच्चे, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CO2। बच्चे याद रखें, जब भी ये दोनों साइड पे आएंगे ना एज अ ब्रांच या साइड वाले एटम, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है पर एटम। अब मिसाल के तौर पे सेंट्रल एटम हमने ढूंढा कि वो है कार्बन, सेंट्रल एटम हमने ढूंढ लिया, वो है हमारे पास ग्रुप नंबर 4 के अंदर। इसका मतलब आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब 4 में से लग तो ऐसे रहा है कि 2 ऑक्सीजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, लेकिन ऐसा नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरा ऑक्सीजन शेयर करेगा। इसका मतलब चारों शेयर तो हो गए, लेकिन काउंट करेंगे हम एक एक। हम कहते हैं यहां पे 2 बॉन्ड पेयर हैं और 0 लोन पेयर। अब 2 एक्चुअली बॉन्ड पेयर नहीं है, असल में हमने ना मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड काउंट करना होता है, मल्टीपल बॉन्ड को हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करना होता है। तो देखिए यहां पे पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड के साथ वेस्पर थ्योरी का कोई अफेक्ट नहीं होता, चाहे वो पाई बॉन्ड 1 हो या 2 या 3 हो, ज्योमेट्री के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी ज्योमेट्री सिंगल बॉन्ड के साथ आती है वही डबल के साथ, वही ट्रिपल के साथ आती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो अब मिसाल के तौर पे मैं बात करता हूं CS2, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, लेकिन काउंट करेंगे 2 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर। तो यहां तक उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि देखिए आज का जो हमारा टॉपिक था कि हमने ये सीखा कि किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, वो निकालना। इनकी ज्योमेट्री देखिए, पहली बेसिक चीज आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल एटम कौन सा है। आपको बेसिक चीजें जो पता होनी चाहिए कि सेंट्रल एटम कौन सा है, वो कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, फिर उसने कितने शेयर कर लिए, कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं। अगर आपको ये बेसिक चीजें समझ आ गई, वेस्पर थ्योरी आप लोगों के लिए मजाक बन जाएगा।
मिलते हैं इंशाल्लाह बच्चे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।